अंग्रेजी में एक शब्द होता है, डेजा वू कहते हैं उसको। उसका मीनिंग एक बार गूगल पे देख लेते हैं ताकि गलती नहीं हो जाए। क्या होता है मीनिंग? उसका हिंदी रूपांतरण बता देते हैं लोगों को। किसी को पता है डेजा वू का मतलब? सामने तो लिखा हुआ है कि पहले भी ऐसी घटना भले नहीं हुई हो, उसका आभास होना। मतलब जो अभी मेरे साथ हो रहा है ऐसा लगता है कि पहले भी हुआ है, लेकिन ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये चीज सेम चीज रिपीट हुई थी। उस बार भी 2 जनवरी का दिन था, 2 जनवरी 2019-20, और आज भी 2 जनवरी 2022 है। तो पूरा लगभग 2 साल आप लोगों के साथ रहे। एक साल में 365 दिन होते हैं, तो कुल मिला के 730 दिन हम लोग साथ किए हैं काम। और मुझे लगता है कि ये जो पद है जिस पे मैं 2 साल रहा, बिहार का हर IPS ऑफिसर ये चाहता ज़रूर होगा कि इस पद पे काम करने का मौका मिले। और अब तक बहुत कम ही लोग हैं जो कि चाह के कोई चीज़ पा लेते हैं। नियति साथ लाती है, नियति पे मौके पे पहुंचाती है। उसी नियति के तहत मैं यहाँ पे आया। और जो पटना पुलिस है, मैंने पिछली बार बताया था कि जब मैं पटना पुलिस को बाहर से देखता था और जब ज्वाइन किया था 2020 में, तब इसी पुलिस के अंदर में लगभग यही स्थल था, यहीं से बोल रहा था। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि कुछ बातें जिस वजह से मैं आपको पहचानता था वो 2018 में देखी गई थी। लेकिन उसके बाद मुझे इस बात का हर्ष जरूर है कि इन 2 सालों में मुझे वो प्रवृत्ति नहीं दिखाई दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अनहोनी थी जो हो गई। लेकिन ये बात इसलिए मैं दोहरा रहा हूं कि अगर इस 2 सालों में अगर प्रवृत्ति नहीं दिखी तो आगे भी आप लोग इस चीज को नहीं दिखाएंगे और अपने जहन में बिल्कुल नहीं लाएंगे। पुलिस फोर्स एक बहुत डिसिप्लिन एजेंसी है और बिना डिसिप्लिन के, बिना हायरार्की के इस फोर्स का चल पाना एक कदम भी बेहद मुश्किल है। आप लोग जैसे इन 2 सालों में कार्य किए हैं, उसी तन्मयता के साथ, उसी लगन के साथ काम करते रहेंगे। मेजर साहब राजू जी अभी 2 महीने पहले ही मेरे पास योगदान दिए हैं और इनके साथ मैंने अपने पिछले 14 वर्षों के कार्यकाल में पहली बार काम किया है। अच्छे पदाधिकारी हैं, लेकिन मैं इनको संबोधित इसलिए कर रहा हूं इस वक्त क्योंकि जिस जगह पर ये हैं उन पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। 8000 फोर्स, 9000 फोर्स पटना जिला में है, पूरे जोन में नहीं है। 10-12 जिला मिला लिया जाएगा तब इतना फोर्स होगा। और उन 10-12 जिलों में हर जगह मेजर होता है। यहाँ अकेले एक DSP लाइन है वो, जो कि उतने बड़े फोर्स के नियंत्रक हैं एक तरह से, और मेरे बिहाफ या SSP के बिहाफ पे और उनके कुशल क्षेम के भी इन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस लाइन वैसे तो SSP को हफ्ते में 2 बार आना है, तो महीने में 8 बार आना है और साल में 96 बार आना है। लेकिन हर बार तो आदमी आ नहीं पाता था, लेकिन ऐसा मैंने कोशिश जरूर किया कि कोई भी पुलिस लाइन डे छूटे नहीं। हमसे बहुत सारे जो नए सिटी SPs हैं और ASPs हैं, ये हमसे पूछते थे कि सर आप पुलिस लाइन डेली काहे जाते हैं, दूसरा कि सर आप सजा नहीं देते हैं, इसका क्या कारण है? तो पुलिस लाइन डेली हम सिर्फ 2 काम के लिए आते थे। बाकी फाइल वर्क और जितना चीज है सब कुछ वो कहीं भी संभव है, वो ऑफिस में कराया जा सकता है, मेरे साहब से कॉन्फिडेंशियल में करा लेंगे, राह चलते करा लेंगे। लेकिन 2 ऐसी चीजें हैं पुलिस लाइन में
जो और कहीं नहीं हो सकती, वो है रिक्वेस्ट रूम और ऑर्डरली रूम। और सिपाही को एक पुलिस अधीक्षक सैलरी के अलावा कुछ दे सकता है तो ऑर्डरली रूम और रिक्वेस्ट रूम में हियरिंग दे सकता है, और उसी चीज से उसको वंचित कर दिया जाए बिना पुलिस लाइन गए हुए तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसीलिए सिर्फ यही कारण था कि मैं कोशिश करता था कि कोई ट्यूसडे या फ्राइडे नहीं छूटे। पटना में पुलिस लाइन पे आना बहुत मुश्किल काम है। मुझे याद है जब मैंने ज्वाइन किया था तो आशीष यहाँ डीएसपी लाइन्स थे, तो मैंने उनको बोला कि पुलिस लाइन होगा कैसे, यहाँ तो समय नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि सर पुलिस लाइन में जो सिपाही आ जाता है सुबह में, वो शाम तक रहता है, तो आपको जब समय मिलेगा तब आ जाइए। मुझे इसलिए याद है वो बात क्योंकि हम जब सिटी एसपी यहाँ थे 2011 में 5 महीने रहे थे, तो आलोक सर यहाँ एसएसपी हुआ करते थे, तो वो शाम में आते थे। जनरली मैंने देखा था 5 बजे आते थे। और जब मैं यहाँ रहा तब मुझे इस बात का आभास हुआ कि सही में पुलिस लाइन जाना कठिन काम है। तो उसके बावजूद पुलिस लाइन क्राइम डिटेक्ट करने और लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करने से ज़्यादा जरूरी काम है, यहाँ हम लोगों को आना चाहिए। और इसमें मुझे लगता है कि मेरा परफॉर्मेंस अबव एवरेज रहा है कि मैंने हर महीने 8 बार नहीं तो 5 बार तो मैं जरूर आया हूँ पुलिस लाइन। दूसरी बात ही सजा क्यों नहीं देते हैं, तो ऑर्डरली रूम में जो लोग हमारे पास आते थे, तो मैं सिटी एसपी सेंटर साहब से बात कर रहे थे, इनको मैं समझा रहा था कि उसका पे एच हो चुका है तभी वो ऑर्डरली रूम में आया है। 100 ऑर्डरली रूम में से 95 का पे एच होके ही आता है, ऐसे नहीं आता है। और अभी की स्थिति ऐसी है कि पे एच हो गया तो ऑर्डरली रूम में आने में बहुत जल्दी भी आया तो उसी महीने आ जाएगा और शायद सैलरी मिल जाएगी, नहीं तो अगले महीने ही आता है आदमी, ऐसे ही होता है ना। तो उसका 1 महीने का सैलरी तो डिले हो गया, तो ये तो सजा एक मिल ही गई है। उसके बाद अगर उसकी गलती नहीं है और उसका ग्रीवांस जेन्युइन है, हो सकता है कि भाग गया हो पोस्ट से, जो कि नहीं भागना चाहिए। जब ये मैं बात कर रहा हूं तो इसमें आप लोगों के लिए बात है, जब हम अपनी जिम्मेवारी को निभाए हैं तो आपकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि आप लोग को जो नहीं करना चाहिए वो भी हम दोहराएंगे। हो सकता है कि अपने पोस्ट से भाग गया हो सकता है बिना अनुमति के अपनी जगह से गायब हो सकता है कि कोई इनडिसिप्लिन किया हो, लेकिन अगर कोई रीजन जेन्युइन है तब उसको माफ कर देना चाहिए। जैसे मुझे याद है ऑर्डर रूम में हम लोग बैठे हुए थे तो एक मैटर आया, उसमें सिपाही घर चला गया था, शायद वो 35 दिन बाद आया, उसका थानेदार ने पे एच कर दिया, नहीं प्रस्ताव भेज दिया, हमने पे एच कर दिया, आंख खोल के पे एच हो जाता है। उसके बाद ऑर्डर रूम में आया, उसने मुझे बोला कि सर मेरी माँ का तबीयत खराब हो गया था, फोन आया तो हम चले गए। अब इस पूरे प्रकरण में उसका भागना एक बात है, थानेदार से पूछना और थानेदार का छुट्टी नहीं देना दूसरी बात है, और उसकी माताजी का सही में तबीयत खराब होना तीसरी बात है। तीनों बातों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर उसकी माताजी का सही में तबीयत खराब हो तो कोई कैसे नहीं भागेगा, भागेगा ही, बिल्कुल भाग जाएगा। तो वहां दोष उस सिपाही का नहीं है, अगर उसने थानेदार से छुट्टी मांगी तो थानेदार को दे देना चाहिए था। अगर माताजी का तबीयत खराब नहीं है और वो भाग गया तो उस गलती के लिए तो 1 महीना डिले हो ही गई सैलरी। तो दोनों परिस्थिति में सजा मैं नहीं देता था, यही कारण है कि। और दूसरा बात और है कि अगर सजा दिया जाए तो क्या सजा दिया जाए, प्रोसीडिंग खोल दिया जाए, और प्रोसीडिंग खोल देने के बाद क्या होगा, उसका संचालन कौन करेगा, कोई इंस्पेक्टर करेंगे, कोई एएसआई करेंगे, उसके लिए एक संचालन पदाधिकारी आएगा, उसके लिए एक प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी आएगा, और पूरा प्रक्रिया चलेगा 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 11 महीने। पटना जिला में अभी कितना प्रोसीडिंग पेंडिंग है जी? 1500 कहाँ है प्रोसीडिंग वाला? नहीं है, कितना है? 1500। 2000 से हम लोग 1500 पे लाए, 2 साल लग गया। 2000 हम जब ज्वाइन किए थे 2000 था, अब 1500 पे लाए हैं। 1500 इसलिए हो गया क्योंकि हम खोला नहीं, सिर्फ घटा। अगर हम खोलते तो बढ़ता ही।
कारण ये है कि उस प्रक्रिया को करने में बड़ा लंबा समय लगता है। गवाही होगी, लोग आएंगे, बचाव स्पष्टीकरण देंगे, पूछताछ होगा, डीएसपी साहब को और भी काम है, इंस्पेक्टर साहब को और भी काम है, ये काम छूट जाएगा। जैसे एसपी साहब पुलिस लाइन नहीं आते हैं, छूट जाता है। और सजा क्या देंगे सब कुछ के बाद? मृत्यु दंड का प्रावधान थोड़ी है, सैलरी काट लेंगे। तो ये तो ओवर में भी किया जा सकता है। कालांक देके ही क्या हो जाएगा? जो सजा नॉर्मल व्यवहार में सिपाही को दी जा सकती है, वो सजा ऑर्डरली रूम में बिल्कुल पॉसिबल है। छुट्टी एक सिपाही उतने जाएगा जितना उसके पास छुट्टी है। अगर छुट्टी से ज्यादा जाएगा तो सैलरी नहीं मिलेगा, सिंपल। तो इसलिए इसी कारणवश मैं हर बार पुलिस लाइन आता था कि किसी सिपाही की अनावश्यक सैलरी ज्यादा दिन तक नहीं रुकी रहे। और जितने लोग मेरे पास छुट्टी के लिए आते थे, मैं सबको छुट्टी दे देता था। कारण सबको देना नहीं चाहिए, पुलिस मैनुअल में लिखा हुआ है, इनफैक्ट पुलिस ऑर्डर भी है कि किसी भी संवर्ग का 10% आदमी एक टाइम पे छुट्टी में रहना चाहिए। अगर 100 सिपाही है तो 10 आदमी छुट्टी पर रहे। ये इसलिए लिखा गया कि डिसिप्लिन मेंटेन रहे, छुट्टी देने वाला भी इस का निगाह, पता चला 50 आदमी छुट्टी में चला गया तो फिर कैसे काम चलेगा। लेकिन मैंने ये बताया हुआ था, डीएसपी लाइन की जिम्मेवारी है कि आप कितने लोगों का रिक्वेस्ट उस दिन चढ़ाते हैं। क्योंकि अगर वो छुट्टी के लिए मेरे पास आ जाए तो एसएसपी छुट्टी मांगे, एसएसपी छुट्टी भी ना दे तो एसएसपी किस काम का? अगर वो मांग दे तो छुट्टी दे देना चाहिए। सिपाही क्या ले सकता है हमसे? सजा नहीं ले सकता, सैलरी ले सकता है, छुट्टी ले सकता है, और क्या? बाकी तो ड्यूटी करना ही करना है। तो इन तीनों चीजों में हम लोगों का, मेरा अपना मत है कि हमको इस चीज में कभी कटौती नहीं करनी चाहिए। इसी कारण हमने कोई पुलिस लाइन डे छोड़ने का प्रयास नहीं किया और ओआर और रिक्वेस्ट हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते रहे। जितने नए नए एसपीज हैं इसका अनुकरण करना चाहिए। इस बात में एक चीज याद आ रही है, रिपीटिशन के लिए बोल दे रहा हूं, हालांकि यहाँ सिटी एसपी सेंट्रल है, इनको मैंने पहले बता दी है कि ओआर और रिक्वेस्ट रूम हमेशा और हमेशा पुलिस लाइन में ही होना चाहिए, किसी और जगह पे नहीं होना चाहिए। पुलिस ओआर और रिक्वेस्ट रूम एक बहाना बन जाता है एसएसपी के पुलिस लाइन आने का, और कोशिश करना चाहिए, पटना जिला में समय नहीं मिलता है लेकिन हम लोग जिस जिला में रहे हैं, कोशिश करना चाहिए कि उस बहाने पुलिस लाइन का भ्रमण भी हो, बैरक में भी जाया जाए, देखा जाए, व्यवस्था देखी जाए, और कई चीजें निकल के आती रहती हैं। उससे थोड़ा सा मिलान बढ़ता है, लोग फ्री होते हैं बोलने के लिए। कभी कभी सिपाही भी सामने आके बोल पाता है, जो कि जनरली वो नहीं कर पाता। हो सकता है बोरिंग खराब हो गया हो सकता है लाइट बत्ती नहीं हो सकता है बैरक का दरवाजा टूटा हुआ हो, तो ये कैसे बात आएगी? आपके तक बात आएगी ही नहीं। तो भ्रमण के दौरान ये बातें पता चल जाती है और इसमें बहुत सुधार हो जाता है। और पुलिस लाइन में माहौल अगर खुशनुमा रहेगा तो ड्यूटी तो दुखी होके या खुश होके करना ही है, लेकिन अगर खुश होकर करेंगे तो थोड़ा ज्यादा बढ़िया ड्यूटी दिखाई देगा। 720 दिन मेरा यहाँ बीता और हमको व्यवस्था ने डीआईजी बना दिया है, लेकिन अभी डीआईजी का आभास हो नहीं रहा है। अभी भी वही लगता है कि हम लोग एसपी शिफ्ट में थे और अभी भी ऊर्जा तो है ही, लेकिन डीआईजी में हमको लगता है कि थोड़ा सा काम कम करना पड़ेगा। हालांकि पोस्टिंग हो गई है मेरे पुराने क्षेत्र में, वहाँ मैं जहाँ गया हूँ, कैमूर रोहतास में मेरी ट्रेनिंग हुई थी और कैमूर में मैं एसडीपीओ था, बक्सर में मैं एसपी था। आरा में मैं नहीं रहा हूँ, लेकिन आरा में मेरे साथ रहे हुए सिटी एसपी वहाँ एसपी हैं आज की डेट में। तो उस तरीके से इन चारों जिला में मेरा प्रेजेंस पहले से रहा हुआ है, तो होपफुली चीज़ें आसान रहेंगी। लेकिन जब इतनी सारी बातें मैंने आपके वेलफेयर के लिए कर दी, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे आपसे एक्सपेक्टेड है, और आने वाले व्यवस्था को और आने वाले समय में उसकी बहुत ज़रूरत है। 14 साल मुझे हो गए, 10 साल मैं लगातार एसपी रहा। 3 जनवरी 2012 से लेके आज 2 जनवरी 2022 है, लगभग पूरा 10 साल 3650 दिन। इसमें मैंने ये देखा कि जनरल सेंस ऑफ डिसिप्लिन में कमी है। तो शुरू में जब नए जिलों में थे तो उतना इंटरेक्शन सिपाही लोगों से नहीं होता, काम में आदमी रुचि रखता था, लेकिन जैसे जैसे थोड़ी जानकारी बढ़ी, चीज़ों का महत्व पता चला, तो उसके हिसाब से कार्यशैली भी बदली। लेकिन सीनियर ऑफिसर का आप लोगों का खुलना एक बात है, लेकिन आप लोगों का डिसिप्लिन भूल जाना दूसरी बात है। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए
एक सीनियर एसपी, एक डीएसपी, एक सिटी एसपी बहुत खुले दिल का हो सकता है, बहुत ज्यादा आपके वेलफेयर के बारे में सोच सकता है, लेकिन उन सब का ये कतई मतलब नहीं है कि डिसिप्लिन तोड़ के उस चीज का फायदा लिया जाए। यह मैं इसलिए बोल रहा हूं, पटना जिला में व्यवस्था है, प्रत्येक दिन कोई ना कोई एसपी यहां आते हैं, उनको आना है। 6 दिन में से 2 दिन सीनियर एसपी आएंगे, बाकी 4 दिन 4 एसपी आएंगे। उसके बावजूद मैं देखता रहता था कि मेरे ऑफिस में छुट्टी के लिए लोग लाइन लाए हुए हैं, तो ये गलत बात है। लेकिन वहां में मैंने छुट्टी दे दी, लेकिन छुट्टी लेने के लिए सिपाही को पुलिस लाइन में ही आना है। उसकी मुलाकात छुट्टी के लिए सीनियर एसपी से अगर होती है तो पुलिस लाइन में ही होनी चाहिए। हाँ, अगर अलग बात है कि अगर एसएसपी को टाइम नहीं मिल रहा है, पुलिस लाइन नहीं आ पा रहा है, तब तो आपको जाके सिटी एसएसपी के ऑफिस में छुट्टी लेना चाहिए, लेकिन ऐसे आपको जनरली नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो ऑफिस मेरा दूसरे काम के लिए, वो पब्लिक के लिए, ये वाला ऑफिस आपके लिए। तो पब्लिक अगर यहां आने लगेगा तो कैसा लगेगा? इसी तरीके से आप लोगों को वहां नहीं आना चाहिए, ये मेरा आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है। दूसरा, पटना जिला में मैंने देखा कि सिपाही को ड्यूटी तो बहुत है, लेकिन यहां पे कुछ ऐसी सुविधाएं भी हैं सिपाही को जो कि बाकी जिलों में हम लोग नहीं दे पाते थे। जैसे सिंपल सी बात है, ड्यूटी के दौरान हम लोग भोजन देने में बहुत दिक्कत होती थी। यहाँ एक सेट प्रैक्टिस है, बहुत बढ़िया है, और मुझे लगता है कि इसका अनुकरण और बाकी जिलों को भी करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में आप लोगों की ड्यूटी बाकी जिलों से बेहतर होनी चाहिए। ड्यूटी आवर्स यहाँ ज्यादा है, लेकिन उसमें और सुधार की भारी गुंजाइश है। थोड़ी गुंजाइश नहीं, भारी गुंजाइश। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जिला में 8000 सिपाही है, 5 एसपी है, 1 एसएसपी है, लेकिन पुलिस का जो इमेज पब्लिक में बना हुआ है वो एसएसपी और सिटी एसपी की वजह से नहीं बना हुआ, वो सड़क पे खड़े हुए सिपाही की वजह से बना हुआ। तो इस बात की जिम्मेवारी आपके कंधे पे हमेशा रहना चाहिए। एक सिपाही से, जैसे आप, मैंने बताया ना, एसएसपी से सिपाही क्या एक्सपेक्ट करता है? सैलरी टाइम पे मिल जाए, जब मांगे छुट्टी मिल जाए, सजा ना मिले। जब हम इतना चीज दे रहे हैं तो एज ए एसएसपी या एज ए डीआईजी बोल सकते हैं सिपाही से क्या एक्सपेक्टेड है? बढ़िया वर्दी पहने, हेल्थ का ख्याल रखे और ड्यूटी एकदम टाइमली करे और डिसिप्लिन में खड़ा रहे। ये बहुत सारी चीज, कोई खर्च नहीं, जीरो खर्च है, इसमें सिर्फ नियत का खर्च है। अगर नियत है तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, और नहीं है तो फिर गलत बात है। तो दोनों हाथ से ताली बजती है। हम अपना एक हाथ आपकी तरफ अगर बढ़ाते हैं तो आपको ये बढ़ाना चाहिए। अब हम लोग के फोर्स में महिलाएं बहुत ज्यादा संख्या में आ रही हैं, और इस वक्त जो हमको सलामी गार्ड प्रस्तुत किया गया उसमें सारी की सारी महिलाएं हैं, उनके प्रभारियों को छोड़कर। इसके बारे में मुझे विशेष 35% क्षति आरक्षण, यही है ना, और आप लोग इसमें आ रही हैं। और पुलिस में मेरा मानना है कि अगर महिलाएं रहें तो उस व्यवस्था में सुधार बड़ी तेजी से होगा, लेकिन तब जब महिलाएं इंटरेस्ट के साथ रहें। हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, और मुझे मेरी ये व्यक्तिगत फीलिंग है कि आप लोग आ गई हैं और अभी आप महिला सिपाही हैं। हम चाहते हैं आप सिपाही बन जाएं, दोनों में फर्क है। महिला सिपाही होने में और सिपाही होने में कौन कौन इस बात को समझ रहा है? कौन कौन इस बात को समझ रहा है? कोई नहीं समझ रहा है। महिला सिपाही बन के आप ड्यूटी नहीं कर पाइएगा। महिला सिपाही में से महिला हटा देना है, सिपाही बनना है। सिपाही बनिएगा तब हमारे फोर्स में आपके आ जाने का भारी फायदा होगा। हम ये देखे हैं कि अभी आप लोग जैसे फील्ड में जाती हैं तो थोड़ा आपको अनकंफर्ट होता है, फील्ड में कहीं खड़े रहने में आपको दिक्कत होती है। साइकोलॉजिकल है, माइंड में आपके है। ट्रेनिंग वही मिल रही है, व्यवस्था वही दी जा रही है, ऑर्डर भी वही दिया जा रहा है, ड्यूटी भी वैसा ही करना है, सैलरी भी उतनी ही है, बस माइंड नहीं बदला है, उसको तुरंत बदलना है। जितना जल्दी बदल जाएगा उतना ज्यादा फायदा हम लोगों को होगा। अगर पटना के 75 थाने में महिला थानेदार थाना प्रभारी बन जाए तो मैं बता देता हूं आज की स्थिति से बेहतर विधि व्यवस्था होगी।
लेकिन तब जब वो महिला थानेदार नहीं, थानेदार बन के रहेगी। क्योंकि एक महिला जब सीट ऑफ पावर में बैठती है तो उसका मिसयूज कम होता है, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरा, उसके पास लोगों के आने का जो क्या उसको कहा जाए, बदमाश लोगों के उसके पास पहुंचने का जो क्या उसको क्या कहेंगे, कोशिश है भारी के, मतलब पहुंचने बहुत बहुत डर लगेगा उसको। मेरे पास कोई आ सकता है बदमाश आदमी, मेरे पास कोई शातिर आदमी आ सकता है, मेरे के पास कोई भी मतलब कि गंदे इरादे वाला आदमी आ सकता है मेरे पावर के मिसयूज करने का, लेकिन महिला के पास नहीं जाएगा आदमी। महिला के पास एक अदम्य शक्ति दूसरे तरह की होती है और उससे लोग बचना चाहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग जितने लोग आ रहे हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था बनी है और उसका फायदा भी आप लोग भरपूर उठा रहे हैं। अभी जो 10,000 बहाली हमारे यहाँ हुई थी बिहार में, उसमें 7,000 महिलाएं हैं। इस साल हम लोगों ने कितना 1125 हम लोगों ने रिक्रूटमेंट किया। पटना पुलिस में बहाली हुई, ज्वाइनिंग कराया गया, उसमें भी 70% महिलाएं हैं। आरक्षण 35% ही है, लेकिन कंपटीशन में आप आगे निकल गई हैं और आप आ जा रही हैं। तो जब संख्या बढ़ रही है तो मैं इंटेंट वही चाह रहा हूं और मैं ये आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है और एक्सपेक्टेशन भी है कि इस पे आप लोग पूरी तरह से खरा उतरेंगे और जो ड्यूटी आप लोग कर रहे हैं और जिस इंटरेस्ट के साथ, जिस लगन से कर रहे हैं, उसमें और बढ़ाएंगे। देखिए उसका तबीयत खराब हो रहा लगता है। एक और चीज आप लोगों से एक्सपेक्टेड है, अब नए युग की बात है और युग बहुत तेजी से बदल रहा है। जितने आरक्षी हैं, इनफैक्ट सभी हर व्यक्ति में, जैसे आदमी आईपीएस बन जाता है, आईपीएस बनने तक पढ़ाई करता है, नौकरी लगने तक पढ़ाई करता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता होती है। नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी नहीं लगेगा, तैयारी कर रहे हैं नौकरी लगेगा, लेकिन जैसे नौकरी लग जाती है वो पढ़ाई करना छोड़ देता है। वो आईपीएस अफसर भी करता है, डीएसपी भी करता है, इंस्पेक्टर भी करता है और वो थानेदार भी करता है, सिपाही वही करता होगा। कौन कौन सिपाही यहाँ पढ़ाई करता है? तैयारी नहीं, पढ़ाई। पढ़ाई मतलब कुछ भी पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, कहानी पढ़ सकते हैं। कुछ भी पढ़ने वाला व्यक्ति हाथ उठाए, कुछ भी पढ़ता हो, एक पूरे भीड़ में 1 2 कितना कम है। आपको यह समझना होगा कि नौकरी आपकी इसीलिए लगी क्योंकि आप पढ़ाई करते थे, कि पढ़ाई की वजह से आप लायक बने तो नौकरी लग गई। जिस दिन पढ़ाई रुक जाएगी आपकी लायकात कम होने लगेगी और फिर आप नालायक कैटेगरी में चले जाइए। ये जान लीजिए, हर सिपाही को आज कंप्यूटर युग का जमाना है, इंग्लिश का जमाना है, आईटी का जमाना है। अब पीएचक्यू या मुख्यालय द्वारा कोई ट्रेनिंग कोर्स कराया जाएगा तभी हमको पढ़ाई आएगी? नहीं, कितना मुश्किल है। आज लोग आईफोन खरीदते तुरंत चलाने लगते हैं, उसका तो ट्रेनिंग किसी ने नहीं दिया। व्हाट्सएप चलाने का ट्रेनिंग किसी ने नहीं दिया, फेसबुक चलाने का ट्रेनिंग किसी ने नहीं दिया। तो टाइपिंग करने का ट्रेनिंग कौन देगा? एक्सेल सीखने का ट्रेनिंग कौन देगा? इंटरनेट चलाने का ट्रेनिंग कौन देगा? ये सब तो आप खुद कर सकते हैं, लेकिन ये भी मुझे दिखा कि इसमें थोड़ी कमी है। हर आदमी को अपने कैपेसिटी बिल्डिंग में काम करना चाहिए। हमको अगर कुछ नहीं आता है और लगता है कि जिस नौकरी में मैं हूं या जिस व्यवस्था में मैं हूं वहां अगर ये मैं सीख लेता हूं या सीख लेती हूं तो मुझे मेरे कार्य करने में और बेहतर सहयोग मिलेगा या मेरा कार्य और बेहतर हो पाएगा, तो उसको कर लेना चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारा फ्री कोर्सेस है, इसी को मैं बोल रहा हूं, इसी को बोलता हूं पढ़ाई करना। किताब पढ़िएगा तो ज्ञान आएगा, ट्रेनिंग रिलेटेड काम सीखिएगा तो आपको काम में आसानी होगी। दोनों केस में आपका बौद्धिक विकास होगा और कैपेसिटी बिल्डिंग होगा। तो हमारे पास संख्या तो 8,000 है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि अभी हमको 2-3 हजार से काम लग पा रहा है, क्योंकि 3 लोग मिलकर एक आदमी का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि पढ़ना लिखना छोड़ दिया है, ट्रेनिंग करना छोड़ दिया है। बात समझ रहे हैं ना? पहले आपके हम भाई का बात किए, अब आपको जो हम एक्सपेक्टेड है वो बात बता रहे हैं। तो ये जिस दिन सब आदमी अपने काबिलियत के लेवल पे काम करने लगेगा, उस दिन पटना का पुलिसिंग दूसरे लेवल पे होगा, भयानक होगा। भयानक, अच्छा वाला भयानक, खराब वाला भयानक नहीं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाह रहा था। लास्ट टाइम जब आपसे मुलाकात हुई थी तब मैंने कुछ बातें बताई थी। इनफैक्ट हम लोग यहाँ 15 अगस्त को 26 जनवरी को भी जब परेड करते थे तो जो मौका मिला सिपाही लोगों से बात करने का, मैंने उन दौरान कुछ बातें बताने का प्रयास किया। और ये सिर्फ बोला नहीं, हम अपनी नौकरी में करते रहे हैं, ठीक है। अपने अपने पावर का दुरुपयोग नहीं करना, अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना, अपने कैपेसिटी में एडिशन करना, चीज़ें को सीखना, अपने से नीचे वालों से भी सीख लेना, अपने से ऊपर वालों से भी सीख लेना। पावर जिसके पास है वो तभी लगाम लगा पाएगा जब उसको इस पे ध्यान रहेगा। एक सिपाही के पास बहुत पावर है। आम आदमी वर्दी देखता है, कंधे पे सितारा नहीं देखता, उसको लगता है यही अफसर है। सिपाही को भी सर बोलता है वो, सीनियर एसपी को तो सर बोलता ही है। तो फर्क क्या है पब्लिक के लिए? तो इसलिए समझना आपके पास बहुत पावर है। मेरा उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात जो सुने इसमें खाली हंसे नहीं होंगे, इसको माथा में घुसाए भी होंगे। और इन 2 सालों में 730 दिन आप लोग मेरे साथ काम किए। मेरे बिहेवियर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि किसी किसी को हर्ट कर सकती हैं। मेरे को गुस्सा ज़्यादा आता है, मेरी भाषा कभी कभी थोड़ी ख़राब हो जाती है। वैसी परिस्थिति में किसी को हो सकता है दुख लगा हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन उसका नीयत बिल्कुल गलत नहीं था। उस मौके में उसी क्षण में जो बातें हुई उसके बाद ना मेरे मन में है और आपके मन में भी नहीं रहना चाहिए। और कोई भी पुलिस लीडर अपने अधीनस्थ को इसलिए नहीं डांटता है कि उससे उसका वैराग्य है या उससे उसका कोई वैमनस्य है। वो सिर्फ इसलिए डांटता है या उसको समझाता है, उसमें सुधार चाहता है ताकि उसके सुधार से पुलिस विभाग का सुधार हो सके। आपसे बहुत उम्मीदें हम लोगों को हैं, आप लोग बहुत यंग हैं। और पटना पुलिस, फिर से मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, बिहार का फेस है। पटना में काम करने का मौका एक आईपीएस अधिकारी को मिले या एक आरक्षी को मिले, उसके अपने फायदे भी हैं और उसके अपने नुकसान भी हैं। लेकिन यहाँ काम करने का मौका मिलना, इसको एज ए अचीवमेंट मानना चाहिए, एज ए अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए और अपने कैपेसिटी से बढ़ के काम करना चाहिए। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो एक्सपेक्टेशन मैंने आपके सामने रखा है इसको आप लोग पूरा करने में अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे, ऐसी आपसे उम्मीद भी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं कवि जी से आग्रह करूंगा कि कुछ वो गाना चाह रहे हैं तो आकर गाएं। कवि जी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनई। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षमामृतात्। ओम नमः शिवाय। पुराने साल का विदाई हो चुका है और नए साल का दमदार आगाज के साथ हमारी